नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से। आज बात करते हैं EMRS वैकेंसी पीजीटी हिस्ट्री के किताबों के बारे में। इसका सिलेबस आ चुका है और उसमें हमने देखा भी था कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है पूरा का पूरा। 11वीं और 12वीं कक्षा में सिलेबस कम करने के बाद में 2023-24 के लिए जो पाठ्यक्रम है वही पूरा का पूरा यहाँ पर लिख रखा है। वही इंडियन हिस्ट्री के 12 चैप्टर जो 12th की 3 किताबों में है और वही 11th के 7 चैप्टर जो कि 11वीं की विश्व इतिहास की किताब में है। लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना है कि ये जो सिलेबस हमें दिया गया है ये एनसीईआरटी के टॉपिक तो दे दिए, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा क्या? ऐसा मुश्किल है, क्योंकि हमने केवीएस एनवीएस में भी देखा है कि सिलेबस इसी प्रकार का होता है, लेकिन उसमें काफी डीप पूछा जाता है। तो आपके इसमें यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का तो निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। तो ये जो टॉपिक है इनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, वो तो मस्ट है, लेकिन उसके बाद में आपको और भी थोड़ी सी डीप इसके अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी में जैसे सबसे पहले इसमें टॉपिक आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से तो आपने पढ़ ली, अब और कहां से पढ़ी जाए? तो इसके अंदर जो 7 चैप्टर हैं वो इस प्रकार के हैं कि सामान्य तौर पर जो पीजीटी के एग्जाम में हिस्ट्री के टॉपिक होते हैं या फिर आप यूपीएससी के लिए जो आधुनिक विश्व इतिहास की किताबें आती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं उनमें मैच नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अब ये जो टॉपिक है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का है, जिसमें सुमेरिया की सभ्यता है वहां से लेकर के और उसमें लास्ट में कैल्डिया तक का वो टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर आपको एनसीईआरटी में मैटर मिल जाएगा, कुछ और किताबों में आपको मिल जाएगा। जैसे अरविंद भास्कर की पहली किताब आती थी विश्व इतिहास की, जब राजस्थान के अंदर जो सिलेबस थे पीजीटी के उसमें प्राचीन सभ्यताओं के टॉपिक हुआ करते थे। अभी उसमें भी आधुनिक इतिहास से शुरू कर दिया है, तो उन्होंने भी जो नई किताबें निकाली उसमें आधुनिक विश्व इतिहास के नाम से निकाल दी। तो पुरानी किताब उनकी कम मिलती है, कहीं मिल जाए तो ठीक है। तो उसके अंदर तो ये टॉपिक मिल जाता है। और एक जो दूसरा है, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य की बात हो रही है, तो इसका भी कुछ हिस्सा मिल जाता है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब ये 2 टॉपिक उसके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर नोमैडिक एम्पायर है, ये यायावर साम्राज्य है मंगोलों वाले, तो मंगोलों का जो टॉपिक है ये आपको सामान्य तौर पर किसी भी जो प्रचलित किताबें हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की उसके अंदर आपको नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में द 3 ऑर्डर्स। अब ये इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध में यूरोपीय व्यवस्था में जो 3 वर्ग हैं, जो पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है और जनसाधारण का वर्ग है, और नगरीकरण के बाद में चौथा वर्ग है जो नगरीय लोगों का, तो उसके बारे में है ये सामान्य तौर पर कई किताबों में आपको मिल जाएगा। जैसे जैन एंड माथुर की किताब है या फिर और भी आधुनिक विश्व इतिहास की बहुत सारी किताबों के अंदर आपको ये सामंतवाद वगैरह और ये जो 3 वर्गों वाली बातें हैं ये मिल जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से पढ़नी है, और लेकिन आपको जब ये सारे के सारे टॉपिक बताऊंगा तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी एक किताब के अंदर है, साथ ही बहुत ही छोटा सा, मतलब 100 पेज का मैटर भी नहीं बनता इनका, लेकिन ये आपको कई किताबों से इसको कंसिडर करना पड़ेगा। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, ये जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक है ये पुनर्जागरण से संबंधित है। हालांकि इसमें आपको एक टॉपिक देख रखा है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट एशिया, तो आप एनसीईआरटी की किताब खोल के देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ अरबों का वो दिया गया है कि अरबों का क्या योगदान है विज्ञान में, दर्शन में, बिल्कुल ही मतलब आधा पेज उसके अंदर दे रखा है। तो वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको जो रेनेसां वाला टॉपिक है आपको जिसको पुनर्जागरण बोलते हैं वो पुनर्जागरण इसके अंदर पढ़ना है। तो पुनर्जागरण आधुनिक विश्व इतिहास की कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर पुनर्जागरण नहीं हो, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। 3 ऑर्डर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, इसमें आपको नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका में आपको इसमें विवरण मिलेगा, एक तो कनाडा का और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का और एक ऑस्ट्रेलिया का। आप एनसीईआरटी की किताब भी देखेंगे तो उसके अंदर भी ये विवरण मिलता है 18 से 20वीं शताब्दी के बीच में जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको किस प्रकार से यूरोपियंस ने उनको विस्थापित किया, क्या उनकी दशा रही, वो सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। अब इसमें बेसिक बातें दी गई हैं थोड़े से। भाई इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं उसमें यदि आप 1-1.5 पेज के भी कुछ फैक्ट और याद कर लेंगे तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट बन जाता है। किसी में 1 पेज, किसी में 2 पेज, किसी में 3 पेज, नीचे वाले जो टॉपिक हैं उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो कुछ जरूरी फैक्ट है वो छूट जाते हैं और वो एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि विश्व इतिहास का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कठिन नहीं आता, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और उसकी बजाय जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो कम आते हैं, चाहे कोई भी पीजीटी का एग्जाम हो। तो ये यहां पर हो गया। फिर उसके बाद में अब ये जो टॉपिक है सामान्य तौर पर आपको नॉर्थ अमेरिका का कुछ मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं मिलता, तो सामान्य तौर पर बुक्स जो भी होंगी उसके अंदर आपको ये आधा मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। और पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, इसमें आपको जापान दे रखा है और चाइना दे रखा है। वैसे आप एनसीईआरटी का जो चैप्टर देखोगे लास्ट वाला उसके अंदर जापान, चाइना, ताइवान और कोरिया 4 दे रखे हैं। हालांकि कोरिया और ताइवान का बिल्कुल थोड़ा सा मैटर दे रखा है। इसमें मुख्य तौर पर इन्होंने जापान और चाइना का लिख रखा है। नीचे एक टॉपिक और है लेकिन वो डिबेट से संबंधित है। अब इसमें बात की जो देखिए हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द
नोशन, यूरोपियन रेनेसां, ये इस प्रकार की जो हिस्टोरियन की डिबेट की हर में लास्ट में टॉपिक दे रखे हैं, वैसा का वैसा आपको एनसीईआरटी की किताब में 11वीं की किताब में यूं का यूं लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये जो टॉपिक है आपको, यदि आपने आधुनिक विश्व इतिहास की किताब ले ली तो आपको 3 से 4 टॉपिक मिल जाएंगे। यदि आपने प्राचीन विश्व इतिहास की किताब ले ली तो आपको 2 से 3 टॉपिक या 2 ही टॉपिक मिलेंगे। और दोनों को मिला के किताबें सामान्य तौर पर आपको मार्केट में मिलनी बहुत ही मुश्किल है, और मिल जाती हैं तो यायावर साम्राज्य, नोमैडिक एम्पायर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला ये मैटर है, ये इस प्रकार का कहीं नहीं मिलता, या फिर चाइना मिल जाता है तो जापान नहीं मिलता। मतलब कोई भी किताब मेरे हिसाब से इसका 60-70% से अधिक कवर करके नहीं कर पाएगी। कम से कम आपको 2-3 किताबें और फिर भी एक आध टॉपिक आपका रह जाएगा, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये 100 पेज से ज़्यादा का काम नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करने की कोशिश की इसके अंदर कि एनसीईआरटी का जो मैटर है, क्योंकि ये जो इंडियन हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन हिस्ट्री की आप एक सिंगल गाइड भी ले आओगे तो भी आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं उसके अंदर। लेकिन चूंकि ये टॉपिक किताबों में नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए हमने क्या किया है कि ये जो राइटिंग एंड सिटी लाइफ है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके अंदर मैंने 3-4 पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए ताकि उसको और कहीं से देखने की आवश्यकता पड़े नहीं। इसके अलावा जो रोमन एम्पायर वाला टॉपिक है दूसरा, अब रोमन एम्पायर में कुछ ही बिंदु ऐसे हैं जो उन्होंने इंपॉर्टेंट थे और उसमें नहीं शामिल किए हैं, क्योंकि उसमें राजाओं का कालक्रम नहीं पता चलता। कहीं पर आपको ट्राजन का नाम मिल जाता है, कहीं पर ऑगस्टस का मिल गया, फिर कहीं पर लास्ट वाले का जिक्र कर दिया, तो आपको न तो ये पता चलता है कि कब किसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, कब साम्राज्य का विभाजन हो गया, कब उसका एकीकरण हो गया, मतलब थोड़ा सा उसमें क्रम बिखरा हुआ है, और उसके बीच में आपको पता नहीं चलता कि कौन सा शासक कब आया, क्योंकि डेट्स की थोड़ी सी उसके अंदर कमी रहती है। तो वो कमी पूरी करते हुए इसमें लगभग 1.5-2 पेज का और मैटर बना और मैंने इनमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैं पहले एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री का सारा काम किया था मैंने, उसके बाद में वर्ल्ड का शुरू किया है। तो वर्ल्ड में मैंने पहला और दूसरा, जब मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 2 तारीख का, तो तब मैंने ये पहले और दूसरे चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया। और मैं इस प्रकार से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको इनके संबंध में कम से कम वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई और किताब लेने की आवश्यकता नहीं हो, आप वो नोट्स पढ़ें, उसी से आपका काम बन जाए। इसी प्रकार से ये जो नोमैडिक एम्पायर है, यायावर साम्राज्य, ठीक ठाक दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन काफी जरूरी चीजें हैं जो और ऐड करनी पड़ेंगी। तो मंगोल साम्राज्य की काफी सारी किताबें मेरे पास, उसमें से मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसमें आप मान के चलें कि 15 अगस्त तक का, या अधिकतम कोई जरूरी काम बीच में आ गया तो 20 अगस्त तक का समय लगा। उस दौरान में ये सातों के सातों जो पार्ट हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसके कंप्लीट नोट्स दे दूंगा आपको, और उसके बाद में आपको किसी दूसरी किताब की आवश्यकता नहीं है, न तो एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, न कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता है। ये मैं सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें आपकी एंशिएंट इंडिया भी है, मेडिएवल इंडिया भी है और मॉडर्न इंडिया भी है। अब यदि इन्होंने तो कहीं कहीं थोड़ा सा नाम दे दिया, एक चैप्टर है मुगल साम्राज्य का, अब उस चैप्टर के लिए पूरा मुगल साम्राज्य नहीं लिखा जा सकता, उसकी तो एक किताब बन जाएगी, तो उसके नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाए जा सकते। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो टॉपिक कम है और मिलते नहीं है, इसलिए मैंने उसका कंप्लीट करवा दिया। यहाँ मैंने कुछ ही चीजें ऐड की हैं। देखिए, मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में बताया था और मैं बुक्स भी इसके साथ में बताऊंगा, उसमें मैंने आपको बताया पुरानी अरविंद भास्कर की कहीं मिल जाए तो कुछ टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट वगैरह से 2-3 टॉपिक उसके ढूंढने पड़ेंगे, कोई आर्टिकल वगैरह पुराने, और इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का ज़्यादातर मैटर आपको इंटरनेट पे मिलेगा वो इंग्लिश में होगा, तो उसको थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सामग्री उसमें मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे नोट्स लेता है उसी का ये मिलेगा। किताबों से भी 2-3 किताबों को मिलाकर भी आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से भी आप 1-2 टॉपिक पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा उसका लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। फिर इसमें जैसे मैंने आपको बताया 12th की 3 किताबें चलती हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2 और 3। उसमें से चैप्टर हटाने के बाद में पहली किताब में 4 थे, 4 ही बचे हैं, दूसरी में 4 बचे हैं, तीसरी में 4। इसमें से एक चैप्टर हटा दिया दूसरी किताब में से, और तीसरी किताब जो मॉडर्न इंडिया की थी उसमें से 2 चैप्टर हटा दिए गए। अब 12 चैप्टर हैं। अब एक में प्राचीन है, एक में मध्यकालीन है, एक में आधुनिक है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि उन टॉपिक्स को देखकर ये नहीं पता चलता कि इसमें क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। और हमने केंद्र की जो भी वैकेंसी उसमें पीजीटी के एग्जाम्स में देखा है कि काफ़ी डीप पूछ लिया जाता है, तो उसका थोड़ा बहुत आपको उसके आसपास का एरिया कवर करते हुए गाइड से मैटर पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रह सकते। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले मैं इसकी बुक भी आपको बता दूंगा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये चैप्टर आपके पूरे ये 12th के दे रखे हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन ये आप एनसीईआरटी में पीछे ढूंढेंगे तो आपको 6ठी कक्षा में भी ये चैप्टर मिल जाएगा।
तो जब हमने नोट्स बनाए तो हमने छठी का चैप्टर इसके अंदर ही शामिल कर दिया, और कुछ और जो जरूरी बातें थी इससे संबंधित, इसके जो टॉपिक है उससे संबंधित, वो हमने ऐड करने की कोशिश की। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेरी आपको ये राय रहेगी कि बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होने की बजाय, देखो पहले तो ये जो टॉपिक इनमें नाम लिख रही है वो तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन उसके अलावा भी हड़प्पा सभ्यता को आपको ठीक से अन्य किताबों से, अन्य गाइड से पढ़ना चाहिए, जिसका मैं अभी आपको ये पूरा जिक्र करने के बाद में तीनों के बता दूंगा। फिर उसके बाद में है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब यहां देखिए ये बुक में भी दे रखा है चैप्टर के नीचे 600 BCE से 600 CE, यानी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो 1200 वर्षों का समय है। अब इसके अंदर आपके महाजनपद काल से लेकर अगले चैप्टर में भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा, 600 BCE से 600 CE, और चौथे चैप्टर में भी इसी प्रकार से मिलेगा। तो ये जो कालखंड है, इस कालखंड में आपके महाजनपद काल में, महाजनपद काल में जो मौर्य वंश से पहले के 3 वंश आते हैं वो भी इसमें शामिल आ गए, मौर्य वंश भी इसके अंदर शामिल आ गया। आपको इसमें गुप्त भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको सातवाहन भी पढ़ना पड़ेगा, भले ही वो एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं दिया गया। एनसीईआरटी में तो थोड़ा मैटर दिया गया, कहीं सातवाहनों की 2-4 बातें लिख रखी है, गुप्तों की कोई 2-3 बातें लिख रखी हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का ठीक मैटर दे रखा है उन्होंने, लेकिन वो भी बहुत ही अपर्याप्त है। तो ये तो पर्याप्त तौर से नहीं कहा जा सकता कि वो किस में से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, हालांकि मौर्य साम्राज्य तो इसमें है भी और फेवरेट भी रहता है। गुप्त इसमें थोड़ा विवरण भी है, जैसे प्रभावती गुप्त के बारे में काफी सारा चीजें आती है। तो ये जो टॉपिक है ये आप निशान लगाते जाएं, इनको तो आप जरूर बहुत ध्यान से पढ़ें, और जो आपकी गाइड वगैरह है या अन्य जो आपके पास किताबें हैं उनमें से भी इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन जो इसके अलावा भी उनकी जो राजनीतिक इतिहास वगैरह है उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर एक ही है, लेकिन यहां पर ये देखिए 600 BCE से 600 CE, बहुत बड़ा लंबा समय। और बस आप ये मान सकते हैं कि इसमें जो वर्धन वंश वाला है वो जाके इसके अंदर नहीं आता, वो थोड़ा सा और आगे मान सकते हैं, और उसमें भी शुरुआती काल तो कुछ आ ही सकता है, और उसके काल में जो चीनी यात्री आए थे उनका विवरण अपनी किताब में है। तो थोड़ा बहुत आपको इसके आसपास का जो भी वंश इसके दौरान के आते हैं उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर यदि आप एनसीईआरटी में देखेंगे, चाहे हमारे नोट्स में देखें या आप चाहे किताब में देखें, कहीं पर आपको चेरचोल पांडे का नाम मिल जाएगा, कहीं पर आपको सातवाहनों का नाम मिल जाएगा, कहीं पर गुप्तों का नाम मिल जाएगा, भले ही वो आधे पेज में दिया गया हो, भले वो 1 पेज में दिया गया हो, लेकिन उनका मैटर इसके अंदर दिया हुआ है। फिर किनशिप, कास्ट और क्लास। अब इसमें बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये तीसरा चैप्टर है 12th क्लास का। इसके अंदर मोटा मोटी देखिए, जैसे महाभारत की बात है, इसमें मनुस्मृति की बात है, इसके अंदर मध्यम निकाय की बात है, यानी वो जो धार्मिक ग्रंथ या उस समय के जो धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र वाले ग्रंथ हैं, जिसके अंदर विवाह से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, जाति से संबंधित, सामाजिक भेदभाव से संबंधित, इस प्रकार की या उस समय के जो नियम कानून, चाहे वो नैतिक कर्तव्य हों, सब प्रकार की जो बातें होती थी, जिस प्रकार के जो विधि ग्रंथ हैं, उन सब के बारे में जो भी चर्चाएं हैं, खासतौर से महाभारत का भी वहां पर काफी सारा जिक्र दे रखा है आपकी किताब में, तो वो सब आपको देख लेना है। अब इसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वो हमने इसमें सारे के सारे नोट्स के रूप में शामिल करने की कोशिश की है। बाकी आपको जो समाज, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, थोड़ा बहुत उसका इस काल के 600 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का आपको देखना है। फिर उसके बाद में थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। अब देखिए इसमें आपकी जो बुक है उसके अंदर तो खासतौर से दिया गया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आपको वैदिक सभ्यता के बारे में, उपनिषदों के बारे में भी जिक्र मिल जाता है। यूं तो नाम उसके अंदर आपको मखली घोषाल का भी मिल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा उन परंपराओं के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही इसमें देखो और क्या नाम दे रखा है, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया है, वैदिक रिलीजन इसके अंदर ये है। देखिए बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, वो तो है ही, ये जैनिज्म आ गया, ये आपका वैष्णविज्म आ गया, ये शैविज्म आ गया, यानी शैववाद, वैष्णववाद, जैन, और ये ब्राह्मणीय परंपरा में आप वैदिक रिलीजन हो गया आपका, और बुद्ध, इसमें तो फोकस बुद्ध पे तो दे ही रखा है, क्योंकि उस चैप्टर में भी आप 12th के लास्ट चैप्टर में भी देखोगे फर्स्ट बुक के, तो उसमें भी उसका बुद्ध का विवरण है, बौद्ध धर्म का विवरण ज़्यादा दे रखा है, तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेंगे। लेकिन आपको वैदिक सभ्यता के बारे में भी, वैदिक रिलीजन के बारे में भी खासतौर से उसके बारे में आपको पढ़ना है, चाहे वो वेदों की बात हो, चाहे वो उपनिषदों की बात हो, वो सारी ही आपको पढ़नी है। और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, वैष्णविज्म और शैविज्म, इससे संबंधित एक जो दूसरी किताब है उसमें भी एक भक्ति और सूफी संप्रदाय का एक चैप्टर है, उसके अंदर भी आपको नैनार और अलवार का मिलता है, दक्षिण भारत में जो शैव और वैष्णव से संबंधित हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वो तो आपके इसके अंदर टॉपिक भी है, तो वहाँ से भी है और इसमें भी इसका नाम आ गया, तो ये जो है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये बात होगी आपकी एंशिएंट इंडिया की। अब एंशिएंट इंडिया के लिए क्या पढ़े? वैसे तो कोई भी आपके पास
यदि ठीक ठाक किताब है, जैसे आप केसी श्रीवास्तव की पढ़ते हो, सौरभ चौबे की पढ़ते हो, पप्पू सिंह प्रजापति की पढ़ते हो, तो उसमें आपको मतलब मोर देन इनफ है। लेकिन टॉपिक आपको थोड़े से सिलेक्ट करने होंगे। जो कालखंड है उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको राजवंशों का अध्ययन करना है। फिर बहुत ज़्यादा बड़ी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं इसमें शॉर्ट में भी बता देता हूँ कि आपकी जो, देखिए आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। एक आती है किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स, जो इस प्रकार की किताबों में थोड़ी छोटी आती है और कम पेजेस में, उसमें अच्छा खासा मैटर दिया रहता है। फिर उसके बाद में दूसरी किताब आती है आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स, या इसी से मिलती जुलती है कि नीरज पांडे की किताब। तो इन दोनों किताब, ये इसमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा मैटर है। तो बहुत सारे जैसे पीजीटी के एग्जाम के लिए किताब पढ़ते हैं, तो ये किताब पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर विद्यार्थी पढ़ते ही हैं और विभिन्न स्टेट में पीजीटी के एग्जाम में इससे सेलेक्ट भी होते रहे हैं। और किरण कॉम्पिटिशन टाइम थोड़ा सा कम समय हो तो इससे काम चल जाता है। इसके अलावा जैसे पप्पू सिंह प्रजापति की अभी समग्र इतिहास आई है इंडिया के लिए, तो यदि आपको लगता है कि आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इनकी थोड़ी सी, इनसे 300-400 पेज ज़्यादा है, शायद 1100 पेज के आसपास की किताब है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है आपकी तीनों कालों के लिए अलग अलग किताबें लें। आपका बेसिक अच्छा है, आप एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं, तो आपका बेस यदि मजबूत है, तो उसके बाद में आपको हर काल की अलग किताब की बजाय आप इस प्रकार की, जैसे आर्य कॉम्पिटिशन, नीरज पांडे, या इस प्रकार की कोई किताब भी लेकर तैयारी करेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी इसके अंदर तैयारी हो जाएगी। और उसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करना है। लेकिन ये सिलेबस बहुत ज़्यादा परेशानी में तब डालता है जब मध्यकाल की बात आती है। अब मध्यकाल में ऐसी क्या समस्याएं हैं, देखो सिलेबस में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दूसरी किताब का पहला चैप्टर है थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स, यानी यात्रियों के नजरिए नाम का ये चैप्टर है हिंदी की किताब में। तो यात्रियों के नजरिए में मुख्य तौर पर आपको दे रखा है इब्न बतूता का, बर्नियर का और अल बरूनी का विवरण। लेकिन उस चैप्टर के अंदर आपके रॉबर्टो नोबेली का भी नाम आता है, आपके तेवर्नियर का भी नाम आता है, तो मनुची का भी नाम आता है, पीटर मुंडी का भी नाम आ जाता है, अफानासी निकितिन का भी नाम आ जाता है। तो बहुत सारे और भी जो यात्री आए उनका भी जिक्र आ जाता है, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते। चाहे वो बारबोसा का जिक्र आ जाए, किसी मतलब उनमें आपको कम से कम भी 10 यात्रियों के नाम मिल जाएंगे। शुरू पहले पेज में ही अब्दुल रजाक समरकंदी से शुरू हो जाता है, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि विशेष तौर से अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रेंकोइस बर्नियर का चैप्टर है, तो इस पर तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है, उसकी तो डिटेलिंग है। लेकिन इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे और विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ना होगा। और देखिए, अब मैं जो नोट्स की बता रहा था, जैसे मैंने इंडियन हिस्ट्री के नोट्स दिए, तो इस इंडियन हिस्ट्री के नोट्स के अंदर ये वाला जो चैप्टर है, अब इसमें मैंने कोशिश की कि लगभग इसमें जो मैटर है वो मैं इसमें डाल दूं। तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट उसके अंदर डाल दिए, क्योंकि इसको यात्रियों को मैं कंप्लीट कर सकता हूं, मैं भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता हूं नोट्स के अंदर। इसके अलावा जो ये जो विजयनगर साम्राज्य वाला है, ये एक पर्टिकुलर साम्राज्य से संबंधित छोटा टॉपिक है, इसमें मैंने कुछ ऐड करने की कोशिश की। लेकिन जैसे आगे कहीं पर जिक्र आ जाएगा मुगल साम्राज्य का, अब मुगल साम्राज्य का एक ही चैप्टर है, उसका मैं पूरा राजनीतिक इतिहास, उनकी जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लिखने बैठ जाऊंगा तो वो पूरी किताब हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो एनसीईआरटी के नोट्स दिए हैं वो इंडियन हिस्ट्री के लिए पर्याप्त है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ आप उनके भरोसे नहीं रहना, सिर्फ आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हो तो उनके भरोसे नहीं रहना। आपको कोई एक अच्छी सी गाइड आप जरूर उसके साथ में पढ़ें, एनसीईआरटी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, इसका जो सिलेबस है उसके जो की पॉइंट्स है वो आपके उससे कवर हो जाएंगे, बाकी डिटेलिंग आप अपनी गाइड से पढ़ो। तो जो छोटे टॉपिक हैं वो तो मैंने कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। जैसे इसी के लास्ट में एक संविधान निर्माण का चैप्टर है, और मैंने देखा भी है कि आधुनिक भारत के इतिहास की कई ऐसी किताबें हैं जिसमें संविधान निर्माण से संबंधित चैप्टर नहीं होता। तो मैंने क्या कोशिश की कि संविधान निर्माण का जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट कर दिया उसके अंदर, कि भाई आपके पास एक दफा किताब है भी नहीं तो आपका उससे काम चल जाएगा। तो ऐसे जो छोटे टॉपिक है उसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। लेकिन एक टॉपिक से पूरी मतलब कोई डायनेस्टी या पूरा बहुत सारी डायनेस्टी उसमें अंदर समाई हुई है तो वो पूरी नहीं की जा सकती नोट्स के अंदर, और यही मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बता दिया था। तो भक्ति सूफी परंपराएं, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि शुरू में नैनार और अलवार हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जैसे आपके चिश्ती सिलसिला का दे रखा है, लेकिन आपको और सिलसिलों के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा जैसे आपको यहाँ पर विशेष तौर से तो दिया गया है भक्ति काल का मैं बात करूं तो कबीर का, गुरु नानक का और मीराबाई का दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं आपको चैतन्य महाप्रभु का भी नाम मिल जाएगा। तो उसमें भी आप 4-5 और यदि जो मुख्य हैं वो और ऐड करके पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और किताब से आप थोड़ा सा इसको देख लेना। फिर उसके बाद में है एन इम्पीरियल कैपिटल, ये विजयनगर साम्राज्य से। अब चूंकि बहमनी साम्राज्य है, अब इसमें आपका क्या चर्चा आएगी, सर बहमनी भी पढ़ना है क्या? अब बहमनी साम्राज्य उससे रिलेटेड है भाई, इनकी आपस में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, या फिर आप राम राय का युद्ध भी करवाओगे,
राक्षसी तांगड़ी वाला, तो आपको बहमनी का जिक्र तो करना पड़ेगा। अलग से आपको बहमनियों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें विजयनगर साम्राज्य के संबंध में बहमनियों से जुड़ी हुई हैं उसकी चर्चा आप विजयनगर के साथ में पढ़ ही लेंगे, तो उसके अलावा आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ने की आवश्यकता ईएमआरएस के लिए नहीं है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। अब मुगल साम्राज्य से संबंधित 2 चैप्टर हुआ करते थे, एक एनसीईआरटी ने हटा दिया, एक छोड़ा है। अब इसके अंदर ज्यादातर मैटर है वो आईन अकबरी से संबंधित दे रखा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, उनकी जमीन हो, वो खेती कैसे करते हैं, उस पर यूरोपीय विद्वानों के विचार जो है वो सारा कुछ उसके अंदर दे रखा है, लेकिन इनका राजनीतिक इतिहास नहीं दे रखा है। अब राजनीतिक इतिहास आप पूरा छोड़ भी नहीं सकते। इसका तो दूसरा चैप्टर है, उसमें भी कुछ बातें थी, वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया। हालांकि वो हटा दिया एनसीईआरटी से, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और जो एक 7वीं कक्षा की मध्यकाल की किताब है उसका भी मैंने इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम, आप ज्यादा नहीं तो कम से कम किरण कंपटीशन टाइम में जो मैटर दे रखा है उतना तो आप मुगल साम्राज्य का देख के जाना, नहीं तो सिर्फ एक चैप्टर के भरोसे मुगल साम्राज्य आपका पूरा नहीं होगा। फिर उसके बाद में आती है आधुनिक भारत की कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ये जो है उपनिवेशवाद और देहात, इसमें किसकी चर्चा की गई है कि जब प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल के अंदर अंग्रेजों का शासन की उनकी स्थापना हो जाती है, उनका एक तरीके से वो टैक्सेशन सिस्टम सारा उनके हाथ में आ जाता है, राजस्व उनके हाथ में आ जाता है सब कुछ, तो दीवानी अधिकार भी उनको मिल जाते हैं बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 में। तो वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाते हैं लोगों पर टैक्स लगाने की, उसमें आपकी सालाना बंदोबस्त वाली बात भी आ जाएगी, स्थायी बंदोबस्त भी आ जाएगी। फिर और इलाकों में आप देखेंगे तो आपकी रैयतवाड़ी भी आ जाएगी, महालवाड़ी भी आ जाएगी। तो वो सारा जो उनका सिस्टम है टैक्सेशन का, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो भू राजस्व की पद्धतियां हैं अलग अलग, उसको आप विशेष तौर से पढ़ें। बंगाल पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, क्योंकि बंगाल के इसमें ज़्यादा जिक्र है इस चैप्टर के अंदर। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि बंगाल वाला चैप्टर आप अपनी किताबों से भी ध्यान से देख लें। फिर उसके बाद में रिबेल्स एंड द राज, तो ये सीधा ही पता है 1857 की क्रांति से संबंधित है। अब 1857 की क्रांति आप किसी भी किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, चाहे भले ही वो 10 ही पॉइंट हो, जो कि आपको सामान्य तौर पर कई किताबों में नहीं मिलती हैं। तो वो एनसीईआरटी आप भूल के भी मत छोड़ देना। आप सोच रहे हैं कि आपके पास इतनी बढ़िया लेखक की किताब है, उससे मैं यदि 1857 की क्रांति पढ़ लेता हूं तो मुझे एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं। ऐसी भूल नहीं करनी है आपको, एनसीईआरटी तो जरूर देखनी है। और बाकी कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो विद्यार्थी नोट्स देख रहे हैं वो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास किताबें हैं, आप किताबों से इसमें और चीज़ें भी ऐड करें, लेकिन एनसीईआरटी का मैटर को ज़्यादा प्राथमिकता दें, पहले वो पढ़ें। और आप नोट्स अपने बनाना चाहते हैं तो उसमें ऐड कर लें किताबों से, एनसीईआरटी का बेस बना के और उसमें चीज़ें ऐड कर लें। फिर जैसे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें सारा आ जाता है। अब इसमें आप कोशिश करें कि जैसे ये तो महात्मा गांधी से संबंधित दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1885 से लेकर भारत की आज़ादी तक का जो इतिहास है उस पर आप ध्यान दें। वो एक टॉपिक के अंदर आपका नहीं समा पाएगा और उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप कोशिश करें कि भारत की आज़ादी, गांधी जी वाले पर जो 1915 में उनके आने के बाद में और उनकी मृत्यु तक का जो काल है उस पर आप विशेष ध्यान दें। जहाँ जहाँ जिस आंदोलन से वो, जिस घटनाक्रम से वो जुड़े हुए हैं उस पर तो विशेष ध्यान देना ही है, लेकिन और भी जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हैं उन पर भी आप ध्यान दें, उनको भी आप पढ़ें। और लास्ट में है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका संविधान निर्माण का चैप्टर है, एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने तो क्या है कि समझाने के लिए दे रखा है कि भाषा के मुद्दे पर क्या क्या डिबेट हुई, और जब पृथक निर्वाचिका का मुद्दा आया तो उसको हटाने के लिए क्या क्या डिबेट हुई। तो उसमें काफ़ी विस्तार से कुछ पॉइंट्स को बहुत विस्तार से बता रखा है, जबकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको उसमें छुआ भी नहीं गया है, यानी वो टच भी नहीं है, कहीं आपको उसका एक अंश भी नहीं मिलेगा। तो वो जो बेसिक फैक्ट्स थे वो कोई 1-2 पन्ने के थे, वो मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। और आप कोई भी किताब लोगे, जैसे कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके अंदर ये नहीं मिलेगा लेकिन किसी में मिल जाता है, तो भी आप उसकी बेसिक बातें उसमें ऐड कर लेंगे इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मान के चलो 5-7 पेज के अंदर इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सिलेबस दिख रहा है ऐसा है, लेकिन इसमें बहुत सी छुपी हुई बातें हैं। तो जहाँ जहाँ जो नाम आते हैं उसमें आपको थोड़ा सा फैलाव करना है और एनसीईआरटी से बाहर निकल के आपकी जो गाइड्स हैं या जो अन्य किताबें हैं उनके माध्यम से पढ़ने की कोशिश करनी है। अब देखो अलग अलग किताबों के बारे में आप पूछेंगे, मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं
तो आप प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव की किताब है, पप्पू सिंह प्रजापत की किताब है, सौरभ चौबे की किताब है, इस प्रकार की किताबें आपके पास हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यदि आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। अचानक से आप बड़ी किताबें पढ़ोगे तो आपको उसको पढ़ने में ही, तीनों प्रकार की किताबें और वर्ल्ड पढ़ने में, और उसके बाद में उसका फर्स्ट पेपर में भी काफ़ी सारा मैटर है, तो वो आपके सामने दिक्कत आ जाएगी। फिर उसके बाद में मिडियावल इंडिया में आपको जो बहुत ज़्यादा बड़ी की नहीं है, सौरभ चौबे वाली जो किताब है वो आपकी काफ़ी है, उसमें उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में मॉडर्न इंडिया की आप बात करें तो चाहे जो आपकी परीक्षा वाणी वाली बौद्धिक प्रकाशन वाली किताब है, चाहे वो हो, चाहे आपने स्पेक्ट्रम जैसी कोई किताब पढ़ रखी हो वो भी हो, चाहे, तो उससे ज़्यादा को आपको इसमें भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि आप क्वेश्चन बैंक यदि कोई सॉल्व करना चाहें तो जैसे पप्पू सिंह प्रजापत का भी आता है, एक नाथ पब्लिकेशन का भी छोटा प्रश्न बैंक आता है, इफेक्टिव है वो भी, या फिर आपके ये जो यूथ कंपटीशन टाइम का जो प्रश्न बैंक आता है, इस प्रकार का कोई एक प्रश्न बैंक है वो आप हल कर लें। तो आप कम से कम अपना जो सिलेबस है उसको पास में रखें। 2 पेज का सिलेबस है, इसको ध्यान में रखते हुए और इसके अकॉर्डिंग, इसके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको ये पहले सोच लेना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। जैसे 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच क्या क्या आएगा, किन किन चीज़ों को टच किया गया है एनसीईआरटी में, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार देके पढ़ना है, तो वो आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। ये यदि आपके माइंड में है तो आप एक सही दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। चीज़ों को तैयार करते रहें, साथ साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करते रहें। इस तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे तो जब अचानक से एग्जाम डेट आएगी तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा फर्स्ट पेपर के अंदर, जैसे कि मैं उसकी अलग से चर्चा कर चुका हूं वैसे, लेकिन उसमें भी जो भी चाहे जीके का पोर्शन है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन के लिए आप पूरी इंडिया के जीके नहीं पढ़ सकते। तो वो कोई सामान्य जीके की किताब बीच बीच में कभी आधा 1 घंटा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उसमें रीजनिंग पर विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और जिन लोगों की रीजनिंग अच्छी होती है वो उसमें स्कोर भी अच्छा करते हैं, तो रीजनिंग पे आप विशेष ध्यान दें। जो आपकी पेडागोजी है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या फिर उसके अंदर जो शैक्षिक अभिरुचि वाला टॉपिक है वो भी आप पढ़ें, उसका भी काफ़ी कुछ है। आईसीटी वाले में क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डीप पूछेंगे, लेकिन आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी उसके अंदर से जो टॉपिक दिए गए हैं, बड़ा नहीं है सिलेबस, मैंने उसका देखा था, वो आप देखें। लेकिन उसके अंदर एक मेन बात रह जाती है कि हिंदी और इंग्लिश में आपको 40% मिनिमम उसमें स्कोर करना है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले उसमें वही पार्ट चेक किया जाएगा जिसके अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी 40% वो आपकी कवर हो रही है या नहीं हो रही है, सबसे पहले वो चेक किया जाएगा। तो हिंदी हो सकता है आपको आसान लग रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उसके जो संधि समास जो भी टॉपिक हैं वो आप कम से कम परीक्षा से पहले 5-10 दिन उनको जरूर देख लेना। और इंग्लिश जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनकी सामान्य तौर पर कमज़ोर होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी। उसमें आप किसी भी टॉपिक को देख रहे हैं उसमें आप मतलब उसमें पीएचडी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो टीजीटी का भी उनका जो सिलेबस आया था उसमें उन्होंने एक और तीसरी लैंग्वेज चूज करने के लिए कहा था। उसमें उन्होंने बताया कि जो थर्ड एक रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें आप हिंदी और इंग्लिश भी चुन सकते थे। तो वो रीजनल लैंग्वेज का जो पार्ट है वो टफ आएगा, जबकि आपका जो कंपलसरी हिंदी इंग्लिश है वो आसान आएगा उसके मुकाबले। तो ये आसान आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आप बेसिक जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसका बेसिक एक बार आप देख के चला जाना, तो आपके आराम से 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको फिर ये जो आपकी और तैयारी है उसमें आपको ये है नहीं होगा कि आपने 4-5 महीने पढ़ा भी और आप हिंदी इंग्लिश के कारण रह गए। तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अपनी जो कमजोरी है उसको ईमानदारी से स्वीकार करते हुए उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो मैं थोड़ी सी किताबों की बात कर रहा था आज और थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन इसके साथ हो गया। तो मेरे विचार से अब इसके बारे में बार बार, कम से कम हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है और किताबें हैं इसके बारे में बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।